दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इन उतार चढ़ावों की वजह से हम कई बार टूटकर अपनी मंजिल से भटकने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आज आपका समय बुरा चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपका समय वैसा ही चले। आपके साथ अच्छा या बुरा होना आप पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, किसी ने बड़ी सही बात कही है कि हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। कुकू एफएम में इस बार हम आपके लिए जिस किताब पर चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं, वो किताब इस लाइन को सच साबित करने में एक अहम किरदार निभाएगी। ये किताब मशहूर राइटर स्टीवन पिंकर ने लिखी है, जिसका नाम है एनलाइटनमेंट नाउ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस किताब पर की जाने वाली चर्चा हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है और ये किताब हमारे लिए कैसे जरूरी हो सकती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग खुद को साबित करने के लिए खुशी और लोगों की राय को ज्यादा महत्व दे देते हैं। लोगों की नजरों में हम कैसे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना हमारे अंदर ही छुपा होता है। मगर उसे नजरअंदाज करना और बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा सोचना जैसे एक बीमारी सी बन चुकी है। और यह बीमारी तब होती है जब कोई चीज बैलेंस से बाहर हो जाती है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरह से करे तो उसका दिमाग किसी औजार से कम नहीं। लेकिन अगर इंसान का वही दिमाग गलत दिशा में काम करने लगे तो यह उसकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा अपने दिमाग का गलत तरीके से ही इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग उसका इस्तेमाल करने लग जाता है। दिमाग को अगर हमेशा इस्तेमाल में न रखा जाए तो कभी कभार इससे निकली सोच बहुत एक जैसी और बेकार लगने लगती है, क्योंकि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी और कुछ नया सीखने के लिए नहीं करते। आप खुद की तरफ देखेंगे तो जान पाएंगे कि यह सच है कि दिमाग आपकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। इसलिए आपको अपने दिमाग का इनलाइटनमेंट करने की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ इनलाइटनमेंट का क्या मतलब हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि इनलाइटनमेंट का मतलब है अपनी सोच से ऊपर के लेवल की सोच रखने की कोशिश करना। ठीक इसी तरह स्टीवन पिंकर भी इस किताब में इसी सोच के लेवल के बारे में बताते हैं जिससे हमें ऊपर उठने की कोशिश करनी है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कैसे 21वीं सदी में दुनिया में नफरत और बेशर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है। साथ ही आज के दौर में लोगों को कई चीजों से जुड़ी गलतफहमियां हैं जिन्हें सही करने की भी जरूरत है। वो सब एक भ्रम है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इंसान अब अपने इतिहास को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। इस किताब में स्टीवन पिंकर ने अपनी पहले की किताब द बेटर एंजल्स ऑफ अवर नेचर की तरह ही ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे लोगों की जिंदगी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। वहीं अगर उनकी किताब इनलाइटनमेंट नाउ के बारे में बात की जाए तो यह किताब साइंस और इंसानियत से जुड़ी हुई है। इस किताब के यही दो अहम मुद्दे हैं। इतिहास से जोड़कर देखा जाए तो आज लोगों ने अपनी जिंदगी के कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, मगर यहां हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें इस सफलता को भविष्य में जारी रखना है। इसके लिए हमें साइंस और ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को और भी मजबूत बनाने की जरूरत पड़ेगी। यही वो बातें हैं जो स्टीवन इस किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टीवन पिंकर की इस किताब के सहारे उनकी कई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि साइंस और ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में एक साथ कैसे जारी रखा जा सकता है। इस किताब पर चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से होती है और वो ये कि एनलाइटनमेंट आखिर है क्या। साल 1784 के एक निबंध में इमैनुएल कांट ने बताया था कि एनलाइटनमेंट का मतलब है मानव जाति का अपने खुद की इमेच्योरिटी से उभर पाना, साथ ही समाज को किसी भी गलत धार्मिक या पॉलिटिकल अधिकार के दायरे से दूर रखना। कैंट की माने तो एनलाइटनमेंट का सही मतलब किसी चीज को सही से समझने की हिम्मत है। इसके लिए इंसान को अपनी सोच और बोली की आजादी मिलनी चाहिए। उनका यह भी मानना है कि एक युग किसी एक समझौते को खत्म करने के लिए काफी नहीं हो सकता। उनके इसी विचार को 21वीं सदी के मशहूर फिजिसिस्ट
डेविड ड्यूश ने भी माना था। उनका भी यही मानना था कि अगर इंसान समझने की हिम्मत करता है तो उसे हर क्षेत्र के कॉम्प्लिकेशंस को समझने की हिम्मत रखनी होगी। इसके अलावा स्टीवन पिंकर का यह भी मानना है कि इंसान की असफलता और नाकामी बहुत कम ज्ञान होने के कारण ही होती है। जहां कुछ मुसीबतें मुश्किल होती हैं और उन्हें हल कर पाने की कोई उम्मीद ही नहीं करती, वहीं कई जगहों पर एक नई उम्मीद आपकी सारी मुश्किलों का हल ढूंढने की ताकत रखती है। बस हमें नई खोज और नई परंपराओं को खुलकर अपनाना चाहिए। हमारा काम है गलती का पता लगाकर उसे सुधारने की कोशिश करना। आप देखेंगे कि अलग अलग लेखकों ने एनलाइटनमेंट का मतलब अपने अपने तरीकों से समझाया है। कोई एनलाइटनमेंट को प्रगति के साथ जोड़ता है तो कोई रोजी रोटी के साथ। वहीं किसी के लिए एनलाइटनमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इस शब्द का अस्तित्व काफी पुराना माना गया है। सदियों से लोग इस शब्द और उसके मतलब से इंस्पायर होकर अपने विचारों को अहमियत देना सीख रहे हैं। हालांकि सभी के अपने अपने तरीकों में 4 टॉपिक्स हमेशा कॉमन रहे हैं और वो हैं किसी भी घटना का कारण, इंसानियत यानी ह्यूमनिज्म, प्रोग्रेस यानी प्रगति और साइंस। कई लेखक आज एनलाइटमेंट के लॉजिक को सपोर्ट करते हुए दूसरों के लिए दावों के साथ इसे कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ऐतिहासिक सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। इमैनुअल कांट, बारूक स्पिनोजा, थॉमस हॉब्स, डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ जैसे कई महान साइकोलॉजिस्ट का यह भी मानना था कि एनलाइटनमेंट के लॉजिक में कई कमजोरियां भी हैं। इन्हीं कमजोरियों के बारे में उन्होंने जोर देकर कहा कि मूर्खता के सामान्य सोर्सेस को भुलाकर ही हम उनसे उभरने की कोशिश कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं। लॉजिक का एक्सपेरिमेंट करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमारी सोच की खास आदतें सही तरीके से सुटेबल नहीं हैं। ये हमारे दिमाग को दूसरी सोच की ओर ले जाता है, जो साइंस के जरिए दुनिया को समझने के लिए एक लॉजिक का तरीका है। इतिहासकार डेविड वोटन ने साल 1600 में हमें इस टॉपिक पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि भगवान ने नेचर को बनाया ही इस तरह से है ताकि खाली इंसान ही उसके अलग अलग तरीकों को समझ सके। तभी तो एक इंसान ही जानता है कि और की मदद से सोना कैसे बनाते हैं। साथ ही उनका यह भी मानना है कि रेनबो यानी इंद्रधनुष भी भगवान की ओर से किया गया एक इशारा ही है। साथ ही इंसान वैसे ही सपने देखता है जैसे घटनाएं उनके साथ होने वाली होती हैं। लेकिन शायद उनकी इन बातों पर कोई भी मॉडर्न साइंस विश्वास करना नहीं चाहेगा, और करे भी क्यों, इन बातों का कोई सबूत जो नहीं है। पुराने दिनों में यह भी माना जाता था कि तूफान, बिजली, सूर्य या चंद्र ग्रहण, ठंडी हवाएं, गर्मी की लहरें और भूकंप, ये सब भगवान की नाराजगी का इशारा है। इसलिए भगवान का एक अजीब सा डर हर इंसान के दिल में बसा हुआ था। ऐसी ही बातों की वजह से लोगों को साइंस की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी, क्योंकि बिना साइंस और पुख्ता सबूतों के इंसान किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाह रहा था। लेकिन साइंस के साथ ही उनके पास अपनी समझ का होना भी जरूरी था, जिसके लिए साइंस से बड़ा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। ये एक ऐसा टॉपिक था जो कई एनलाइटनमेंट से जुड़े खोज करने वाले साइंटिस्ट को एक साथ बांध कर रखता था। लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो इन दलीलों से सहमत नहीं थे। उन साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि ह्यूमन नेचर नाम की भी एक चीज होती है जिसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इनमें से कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट थे तो कुछ कल्चरल साइकोलॉजिस्ट, जो इंसानों पर जानकारी हासिल करने के लिए दुनिया भर के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में स्टडी करते थे। साइंटिस्ट के इसी ह्यूमन नेचर का विचार हमें एनलाइटनमेंट से जुड़े तीसरे टॉपिक मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म पर लाता है। लॉजिक और ज्ञान के युग के थिंकर्स ने हौसले के लिए एक सेक्युलर नींव की जरूरत महसूस की, क्योंकि समाज तब धर्म से जुड़े विवादों और युद्ध से जूझ रहा था। ऐसे में उन्होंने उस नींव को रखा जिसे आज हम मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये जाति, जनजाति, राष्ट्र या धर्म के आधार पर किसी भी पुरुष, महिला या बच्चे की भलाई का विशेषाधिकार देता है। जो लोग एनलाइटनमेंट के विषय को लेकर स्टडी करते हैं वो देश दुनिया से जुड़े सेक्युलर हिंसाओं की भी निंदा करते हैं, जिनमें गुलामी, अवैध शिकार जैसे बेकार अपराधों के लिए फांसी, कोड़े मारने जैसी सजा शामिल है। उनका यही मानना है कि साइंस के इस्तेमाल से
अब लोगों की समझ और लॉजिक में भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमनिज्म की उन्नति सिर्फ इंसानों की उन्नति से ही की जा सकती है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर इनलाइटनमेंट नाउ की बुक समरी। इस बुक के ऑथर हैं स्टीवन पिंकर। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, अगर आपको जन्म लेने के लिए इतिहास का एक पल चुनना पड़े और आप समय से पहले नहीं जानते कि आप कौन होंगे, आपको यह भी नहीं पता कि आप एक अमीर परिवार में पैदा होंगे या किसी गरीब परिवार में, साथ ही आप ये भी नहीं जानते कि किस देश में आप पैदा होने वाले हैं, इन सब के बावजूद अगर आपको आंख बंद करके चुनना हो कि आप किस पल में पैदा होना चाहते हैं, तो क्या आप चुन पाएंगे? बेशक ये बराक ओबामा की कही हुई लाइन है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये लाइन स्टीवन पिंकर की बात को साबित करती है कि हमने बहुत प्रगति की है और अब लोगों को प्रोग्रेसिव फोबिया यानी प्रोग्रेस से डरना बंद कर देना चाहिए। प्रोग्रेसिव फोबिया का सही मतलब तरक्की का डर है और इस वजह से ज्यादातर लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। तभी तो तरक्की के डर को छोड़कर उन्हें खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट काफी लंबे समय से जानते हैं कि लोग अपने जीवन को गुलाबी रंग के चश्मे से देखते हैं। उन्हें लगता है कि तलाक, अपने काम को ना करना, कोई भी हादसा, बीमारी या अपराध का शिकार होने के औसत इंसानों की तुलना में उनकी संभावना बहुत कम है। लेकिन लोगों से जुड़ी ऐसी कुछ चीजों को उनके जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। लोगों की इस रिसर्च को आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म गैप कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया सच में खराब हो रही है? आजकल की खबरें शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि क्या ये सच है। खबरें हमें उन चीजों के बारे में बताती हैं जो घटनाएं सच में होती हैं, मगर उन चीजों के बारे में नहीं जो नहीं होती हैं। किसी भी घटना के होने के साथ ही लोग उसके नतीजों का अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि बुरी खबरें और बुरी खबरों का नतीजा बुरा ही होता है। इस वजह से हमें बेहतर जानकारी, बेहतर खबरें मिलना तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर खबरें हम पर नेगेटिव असर डालती हैं। अब हमें यह तो पता है कि जर्नलिज्म कैसे काम करता है और कई बार हम पर इसका कितना गलत असर दिख जाता है। ऐसे में हम दुनिया के हालातों का सही अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? तो भाई इसका जवाब है कि हमें अपने माइंडसेट को वैसा बनाना होगा ताकि हम ये समझ पाएं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। साथ ही हम अपनी मुश्किलों की पहचान करते हुए उन्हें कम करने के रास्तों पर भी गौर कर सकें। स्टीवन पिंकर का मानना है कि एनलाइटनमेंट ने गरीबी और इनइक्वालिटी यानी असमानता को कम करते हुए धन में बढ़त करवाई है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कई साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सबूतों का जिक्र भी किया है। सिर्फ 2 सदी पहले तक दुनिया की 90% से अधिक आबादी बहुत ज्यादा गरीबी में जी रही थी। ये आंकड़ा इस किताब के अनुसार कुल जनसंख्या के 10% से भी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 1820 और 1900 के बीच ग्लोबल रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो गई थी। साथ ही ऐसा अंदाजा लगाया था कि अगले 50 वर्षों में ये एक बार फिर चौगुनी हो जाएगी और साल 1984 तक और भी ज्यादा होगी। अल सल्वाडोर और रवांडा जैसे सबसे गरीब देशों ने भी इस ग्रेमेटिक ग्रोथ यानी बढ़त को एक्सपीरियंस किया। उन्होंने हर 18 साल में अपनी रेवेन्यू चौगुनी होती देखी, जो सबसे अमीर देशों में भी हर 35 साल में ही होती है। दुनिया की इस इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास के खिलाफ केवल अमीर ही अमीर बनते हैं, ये लॉजिक बेहद आम है। पिंकर ने इस लॉजिक को बिल्कुल बकवास कहा है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में गरीबों की घटती संख्या और कुज़नेट वक्र का उदाहरण दिया है। 1950 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया कुज़नेट नियम रेवेन्यू के फैलाव में असमानता को खुलकर दर्शाता है। यह नियम बाजारों और उसके इनकम से जुड़ा हुआ है। वहीं एक अन्य वैज्ञानिक इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वेगनर ने इस बात के और भी सबूत दिए हैं। वेगनर के नियम के अनुसार जैसे जैसे राज्य की संपत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस पैसे को समाज की भलाई से जुड़े कामों में इस्तेमाल किया जाता है। 1 सदी पहले यूरोप में केवल 2% से भी कम आबादी गरीबों के लिए बुने गए सुरक्षा जाल से ढकी हुई थी। वर्तमान में यूरोप के बजट का कुल 20% से भी ज्यादा हिस्सा इसके लिए अलग रखा गया है। ज्यादातर लोग इस बात से भी सहमत हैं कि जीवन मृत्यु से बेहतर होती है और सेहतमंद होना बीमारी से बेहतर है। वहीं भूख से बेहतर है भरण पोषण और जंग से बेहतर है शांति।
इसके अलावा खतरे से बेहतर सुरक्षा और अत्याचार से बेहतर आज़ादी होती है। जैसे जैसे लोगों की हालत में सुधार दिखने लगता है, अनपढ़ लोग पढ़ने लगते हैं, दुखी लोगों को सुख मिलने लगता है, हमें यह समझना चाहिए कि यही प्रगति यानी डेवलपमेंट है। दोस्तों, हमारी जिंदगी बेहद कीमती है, इसलिए इसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखना चाहिए। साथ ही अपने अपनों के साथ वक्त बिताते हुए रिश्तों को भी और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये सब करते हुए इंसान को अपनी सोच को साफ रखना चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा कि आजकल एक अच्छी जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि समय समय पर कई मुश्किलें आती ही रहती हैं। लेकिन हमें इन मुश्किलों का डट कर सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टीवन पिंकर का इस बारे में क्या कहना है। पिंकर कहते हैं कि मौत एक ऐसी चीज है जिससे लोग हर कीमत पर बचना चाहते हैं, इसलिए लोग अपनी जिंदगी में कई चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में लोगों की जिंदगी काफी लंबी हुआ करती थी, जिसकी एक वजह यह है कि उस समय का खाने पीने का तरीका बहुत सादा और सही हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों की जिंदगी कम होती जा रही है। इंसान ने टेक्नोलॉजी बना ली है और बेहतर डेवलपमेंट भी कर ली है, लेकिन इस प्रगति की लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लोगों को नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोग बेहतर तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। ये देश ज्यादातर गरीब देशों में आते हैं। इनमें से एक देश कीनिया का उदाहरण देते हुए स्टीवन पिंकर का कहना है कि साल 2003 से 2013 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो कीनिया के लोगों की जीवित रहने की उम्र में लगभग 10 साल से ज्यादा का फर्क नजर आया है। इसी का ये नतीजा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जिसमें पहले बहुत फर्क दिखाई दे रहा था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यहां आपको यह भी बता देना जरूरी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट किसे कहा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी जीवन प्रत्याशा दर किसी भी इंसान की एक फिक्स्ड उम्र के बाद की जिंदगी होती है, जो वो जी रहा या जी रही होती है। सीधी भाषा में कहें तो एक इंसान की औसत जिंदगी ही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहलाती है। साल 1800 में दुनिया के किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 40 से ज्यादा नहीं थी। वहीं साल 1950 तक ये यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में लगभग 60 से ज्यादा हो गई, जिसने अफ्रीका और एशिया को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन तब से अब तक का अंदाजा लगाया जाए तो एशिया और अफ्रीका ने यूरोप के मुकाबले 2 गुना ज्यादा विकास यानी डेवलपमेंट किया है। आज पैदा हुआ एक अफ्रीकी उतना ही लंबे समय तक जीने की उम्मीद कर सकता है जितना कि साल 1950 में अमेरिका में था, 1930 के दशक में या यूरोप में पैदा हुआ इंसान किया करता था। एड्स जैसी बड़ी बीमारियों की वजह से लोगों की उम्र अभी भी कम होती जा रही है। हालांकि साल 1990 के दशक से पहले एंटी रेट्रोवायरल दवाओं यानी कि वो दवाइयों का वो मिक्सचर जो HIV एड्स से संक्रमित लोग अपने शरीर में वायरस की मात्रा को कम करने के लिए लेते हैं, इन दवाइयों को एक साथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है। इन दवाइयों की मदद से HIV जैसी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि ऐसी बीमारियों को टेक्नोलॉजी और दवाइयों की मदद से रोका जा रहा है, लेकिन इसका कोई सही इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि लोग अपनी उम्र से पहले ही अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, जिन्हें कॉन्टेजियस डिजीजेस कहा जाता है, उन बीमारियों ने इंसान की सेहत को लगातार खतरे में डाला है। जैसे वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में देरी नहीं करता है। ये कई अलग अलग तरह के कीड़ों से फैलता है, जिसको एक इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाता। इन वायरस से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज ना तो डॉक्टर के पास होता है और न ही टेक्नोलॉजी के पास। पहले के जमाने में ट्रेडिशनल इलाज हुआ करते थे, जिनमें अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां शामिल होती थीं। इन जड़ी बूटियों के इलाज से इंसान जल्दी ठीक हो जाते थे। लेकिन हम इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते कि पहले के जमाने में खाना पीना सेहतमंद और साफ हुआ करता था। इसकी वजह से लोगों को वायरस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। आपको क्या लगता है कि दुनिया में एक नॉर्मल इंसान से आज कितने समय तक जीने की उम्मीद की जा सकती है? ध्यान रखें कि डेवलपिंग देशों या ज्यादा आबादी वाले देशों में भूख और बीमारी से समय से पहले होने वाली मौतों से
दुनिया की आबादी के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। इनमें खास तौर पर से बच्चों की मृत्यु है, जो आंकड़े में 0 के बराबर मिलते हैं। खास करके अमेरिका में महिलाओं के चाइल्ड डेथ रेट यानी कि बच्चों की मरने की संख्या और मैटरनल डेथ रेट मतलब जब किसी महिला की गर्भावस्था में होने वाली किसी बीमारी के चलते या प्रसव होने के 42 दिनों के बाद मौत हो जाए तो उसे मैटरनल डेथ यानी मातृ मृत्यु कहेंगे। इन दोनों समस्याओं के आंकड़ों में भारी कमी आई है। एक सदी पहले गर्भवती होना लगभग उतना ही खतरनाक था जितना कि आज का ब्रेस्ट कैंसर है। इकोनॉमिस्ट स्टीवन रेटलेट ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के गरीबों की सेहत में इतना ज्यादा सुधार आया है कि गरीब अपना जीवन अच्छी तरह से और लंबा चौड़ा जी रहे हैं। ये गरीब इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। शायद ही कभी दुनिया भर में इतने सारे लोगों की असली भलाई में इतनी तेजी में सुधार हुआ हो। फिर भी हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। आजकल हर एक देश दूसरे देशों से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या लोगों की सेहत के मामले में। हर देश यही चाहता है कि उसका देश डेवलप करता रहे और आगे बढ़ता रहे और अपने देश को और बेहतर बनाए। स्टीवन पिंकर का मानना है कि जो चीजें हमेशा के लिए नहीं चल सकती वो आपके विचार से ज्यादा समय तक चल सकती हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, ये हम भी जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का पहले जमाने में इलाज मुमकिन नहीं था, जो आज टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन है। तो आइए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए चलते हैं इस किताब की चर्चा के अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे कई तरह की बीमारियों और हादसों के खिलाफ हमने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़ा फर्क पाया है। वहीं इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे हमारी सेहत को ठीक रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टीवन पिंकर का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, वक्त हमें एक सुराग देता है। द ग्रेट एस्केप के राइटर एंगस डियटन का कहना है कि जब से लोगों ने इनलाइटनमेंट के अधिकार के खिलाफ विरोध किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने ऐसा करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। साथ ही इसमें कोई शक नहीं है कि लोग मौत के खिलाफ हर पल चल रही जंग से जीत हासिल करना जारी आगे भी रखेंगे। ज्यादातर लोगों के इतिहास के लिए मौत का सबसे पहला कारण संक्रमण से जुड़ा हुआ रहता था। लोगों की मृत्यु संक्रामक रोगों यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस से हो जाती थी। डेवलपमेंट की अगर कोई बुरी बात है तो वो ये कि हमारे शरीर के वायरस भी वक्त के साथ साथ डेवलप होते जाते हैं। ये वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर तक चले जाते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जिन्हें महामारी कहा जाता है। महामारी शब्द का मतलब जब किसी बीमारी का असर कुछ समय पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता रहे तो उसे महामारी कहते हैं, जैसे प्लेग, हैजा यानी कॉलेरा, चेचक यानी चिकन पॉक्स आदि। महामारी किसी एक जगह पर सीमित नहीं होती है, किंतु यदि ये दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे विश्वमारी या सार्वदेशिक रोग पेंडेमिक कहते हैं, जिसका भयानक स्वरूप हमने पिछले 2 सालों में कोविड-19 के रूप में देखा था। महामारी की वजह से लाखों की आबादी में लोग मरते हैं और साथ ही ये एक पूरे सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को मिटाने की ताकत रखती है। और ऐसी महामारी के इतिहास में कई उदाहरण हैं, जिनमें से एक है येलो फीवर, जो मच्छरों से होता है। इस बीमारी का नाम पीला बुखार इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस बीमारी में लोगों के शरीर का रंग बदल जाता है। साल 1836 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान नेथन मेयर रोथस्चाइल्ड की मौत एक संक्रामक फोड़े से हुई थी। वहीं चिकन पॉक्स, निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियों ने भी कई ब्रिटिश सम्राटों का नामो निशान मिटा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हेनरी हैरिसन, जो कि खुद भी असुरक्षित थे, साल 1841 में किसी चीज के उद्घाटन के तुरंत बाद बीमार पड़ गए और इसके 31 दिन बाद सेप्टिक शॉक से उनकी मौत हो गई। वहीं जेम्स नॉक पोल्क, जो कि 11वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने भी साल 1849 में राष्ट्रपति होने का पद छोड़ने के 3 महीने बाद कॉलेरा से दम तोड़ दिया था। होमोसेपियंस यानी कि इंसानों ने लंबे समय से इन बीमारियों के खिलाफ प्रार्थना, बलिदान, ब्लीडिंग और होम्योपैथी जैसे नुस्खों का इस्तेमाल किया था।
लेकिन इसमें उन्हें कोई फायदा तब तक नहीं मिला जब तक 18वीं सदी में वैक्सीन की खोज और 19वीं सदी में जर्म थ्योरी की खोज नहीं हुई। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ ऐसे कीटाणु हमारे शरीर में होते हैं जो हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देते और हमें बीमार करते हैं। इस थ्योरी को अपनाने के साथ ही बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों ने लड़ना और उन पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी से पहले जहां शहरों का सीवेज सिस्टम भी ठीक नहीं था और इस कारण शहरों की नदियां और झीलें कचरे से चिपचिपी हुआ करती थीं। साथ ही आसपास के लोग उस गंदे पानी में अपने कपड़े धोते थे और उसी पानी को पीते भी थे। वहीं धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। पहले महामारी विज्ञानी जॉन स्नो के मुताबिक ऐसे हालातों को दोषी ठहराया गया था। साथ ही ये भी तय किया गया था कि लंदन के लोगों को कॉलेरा की बीमारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एक पाइप के पानी का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, इस दौरान डॉक्टर्स भी खुद को एक बड़ा खतरा बताते थे क्योंकि पूरे दिन उन्हें खून, लाशें और बीमार लोगों के साथ रहना पड़ता था। ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर भी इन्हीं डॉक्टरों में से एक थे। इन हालातों से बचने के लिए तब उन्होंने दवाइयों की खोज करना शुरू किया ताकि लोगों की मदद की जा सके। दवाइयों और हाइजीन की मदद से बीमारी के खतरों को बहुत कम कर दिया और उन्होंने मिलकर कई अरब लोगों की जान बचाई। स्नो की तरह एक और डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने भी ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। साथ ही इग्नास सेमेल्विस और जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स और हैंड स्टेरिलाइजेशन की शुरुआत की थी। वहीं अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट जोनास साल्क ने पोलियो जैसी बीमारी के खिलाफ टीके की खोज की थी। आज भी ऐसी कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों में फैलती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने इन बीमारियों का सामना करना सीख लिया। भुखमरी और अकाल जैसी महामारियां भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जहां पहले के समय में लोगों को ढंग का खाना नहीं मिलता था, वहीं आज टेक्नोलॉजी और इंसान की सोच की वजह से बेहतर खाना लोगों को खिलाया जाता है। शायद यही वजह है आज लोगों में वजन बढ़ने की समस्या दिखाई देने लगी है। इस पर लेखक स्टीवन पिंकर का कहना है कि ये मुश्किल भूखे रहने से बेहतर है क्योंकि इस मुश्किल का हल हम टेक्नोलॉजी की मदद से और खुद की मेहनत से निकाल सकते हैं। लेकिन भूख और अकाल जैसी महामारियों का उस दौर में कोई भी हल नहीं था। इसी कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी क्योंकि उस समय ना तो अब जैसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और न ही खाने के लिए बेहतर चीजें। इतिहास में भूख और अकाल जीवन का एक आम हिस्सा बन चुका था। वहीं आज लोगों की प्रतिदिन औसतन 2500 कैलोरी तक पहुंच है। इसमें भारत में औसतन 2400, अफ्रीका में 2600 और चीन में 3100 यानी 3100 कैलोरी तक पहुंच जाती है। दुनिया के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों में रुके हुए विकास और अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन के इलाज में भी कमी आ रही है और दुनिया भर में अकाल से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। इस सफलता में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत अहम था। 20वीं सदी की सब बड़ी घटनाएं जहां खाने की कमी में अरबों लोगों की जान गई थी, उनमें से करीब 80% आबादी कम्युनिस्ट शासन के अत्याचारों का शिकार बन चुकी थी। इनमें लोगों की जबरन गुटबाजी, उन पर जबरदस्ती जुर्माना लगा देना और जबरदस्ती का शासन जैसी समस्याएं शामिल थीं। वहीं साल 1798 में अंग्रेज इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने समझाया कि उनके दौर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और इसकी वजह बढ़ती हुई जनसंख्या ही थी। माल्थस के पहले कर्व को देखते हुए हमने पहले ही जाना था कि आबादी में बढ़त को ज्योमेट्रिक अनुपात में अनसर्टेन काल तक बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरे कर्व को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि खाना सप्लाई ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ाया जाना संभव है, लेकिन इसके लिए खाने की मात्रा में भी बढ़त करनी होगी। स्टीवन पिंकर ने आगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ मुमकिन हुई थी। साल 1961 से 2009 तक एक ही तादाद में फसलों में 12% ज्यादा जमीन लगी, जिससे फूड प्रोडक्शन में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन ने न केवल खाने की कमी को दूर किया बल्कि कम जमीन का इस्तेमाल करके ज्यादा अनाज उगाने का काम भी किया। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आप के लिए ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे भारत में हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी मुहिम थी
जिसने दुनिया भर की आबादी को भुखमरी से जूझने से बचाया था। तो चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि एक बड़ा सा तूफान तबाही के लिए काफी होता है। ठीक उसी तरह जैसे दुनिया की बढ़ती आबादी का तूफान देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काफी था। ऐसे में जगह जगह पर हो रही असमानताओं को समझने के लिए ही कुज़नेट कर्व यानी कुज़नेट वक्र की शुरुआत हुई। यूं तो एक थ्योरी के मुताबिक किसी भी तरह की असमानता से लोग दुखी होते हैं, लेकिन विकासशील देशों में यानी कि जो देश अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, इन देशों में असमानता निराशाजनक नहीं बल्कि सुखद होती है। डेवलपिंग देशों में जितनी ज्यादा असमानता होती है, लोग उतने ज्यादा खुश होते हैं। लेखक पिंकर का यह भी मानना है कि गरीब असमान देशों में जो लोग जितनी नफरत से अपने हालातों के बारे में चिंता करते हैं या किसी कमी को महसूस कर सकते हैं, अंदर से वो उतनी ही उम्मीद से भरे हुए होते हैं। इन देशों में असमानता को एक मौके के रूप में देखा जाता है। असमानता को मिटाने का एक और तरीका यह भी है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, तो लोग आपको असमानता में नहीं गिनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि असमानता की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को बेहद ही सीरियस नजर से देखना चाहिए। हालांकि हमारे कुछ सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि असमानता को लंबे समय में अपने आप ही खत्म हो जाना चाहिए। स्टीवन पिंकर की चर्चा में सबसे पहले जिस मशहूर इकोनॉमिस्ट का नाम आया वो साइमन कुज़नेट्स का है, जिनके वक्र यानी कर्व के मॉडल ने लॉजिक दिया कि जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं असमानता बढ़ती है, लेकिन समय के साथ बाजार की ताकतें इसे कम कर देती हैं। इस लॉजिक में योगदान देने वाले कई महान लोग हैं, जिनमें से एक एडोल्फ वेगनर का मानना है कि एक देश जितना अमीर होता है उसके लोग उतने ही स्मार्ट और अधिक एक्टिव होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस देश की सोसाइटी पर पैसा खर्च करने का राष्ट्रीय दबाव होता है, जिसे कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि वेलफेयर प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बारे में बताने के लिए स्टीवन ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए ट्रेड यानी व्यापार के क्षेत्र में प्रोग्रेस की। साथ ही बराबर दिलचस्पी बनाए रखने के लिए उन्होंने धार्मिक भेदभाव से होने वाली लड़ाइयों को भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि इस सहनशीलता की समझ को दूसरे देशों ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए हर एक देश में ज्यादा पैसा आने लगा। साल 1900 से 1950 तक राजस्व यानी कि रेवेन्यू फिर से 3 गुना हो गया। वहीं अगले 33 सालों में नेशनल इनकम में 3 बार लगातार ग्रोथ हुई। आज जहां सिंगापुर और दक्षिण कोरिया तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे रवांडा और अल सल्वाडोर जैसे देशों की कमाई हर एक साल में दुगनी हो जाती है। साथ ही अन्य 40 देशों की नेशनल इनकम को दुगना होने में करीब 35 सालों का वक्त लग जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लंबे समय से लेफ्टिस्ट के लिए एक जरूरी मसला रहा है। इसी असमानता यानी इनइक्वालिटी की वजह से साल 2011 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन और साल 2016 में स्ववर्णित समाजवादी यानी कि सेल्फ डिस्क्राइब सोशलिस्ट बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार किया था। उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी नेशन की इकोनॉमी में तब तक सुधार नहीं आ सकता जब तक वहां से बहुत कम लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे और ज्यादा लोगों के पास कम पैसे होंगे। लेकिन उस वर्ष रिवॉल्यूशन ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने ये दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिख रही असमानता का पूरा इल्जाम विदेशी व्यापार पर गिरती किस्मत को जाना चाहिए। उन दिनों अमेरिका में चल रहे इसी आर्थिक असमानता ने आगे जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करने में मदद की। एक और थ्योरी जो हमारे बिहेवियर में देखी जा सकती है वो यह है कि एक देश जो अपनी इनकम में तेजी से ग्रोथ करता है वो सामाजिक संस्थानों यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करने में सफल होने के लिए गरीब लोगों की मदद करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय देशों के जरिए गरीबों को सहारा देने वाली योजनाओं के लिए बजट केवल 5% था। वहीं आज गरीब लोगों की सहायता के लिए ये बजट राशि बढ़कर 22% हो गई है। ऐसी कई योजनाओं की मदद से हर कोई देश
अपने देश में होने वाली असमानताओं को रोकता है। समय की शुरुआत से ही पर्यावरण ने हमारे जंगलों और जीव जंतुओं से जुड़ने में मदद की है और इस वजह से मनुष्य का जीवन आज यहां तक पहुंचा है। नेचर ने हमें कई सारे तोहफे दिए हैं, जिनमें पानी, सूरज की रोशनी, हवा, जीव जंतु और फॉसिल फ्यूल्स, जिसने इन चीजों ने पृथ्वी को लोगों के रहने के काबिल बनाया है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। जैसे जैसे हम अपनी बढ़ती आबादी के साथ दुनिया को खराब करते हैं और पृथ्वी से मिलने वाली ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बर्बाद करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी के क्लाइमेट का चेंज होने का खतरा बढ़ता जाता है। अगर ज्यादा जनसंख्या रिसोर्सेज की कमी और प्रदूषण से हमें खत्म नहीं करती हैं, तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से तो हमारा विनाश जरूर होगा। इन सब चीजों को देखते हुए हम इतना तो जान ही चुके हैं कि हमारी ये प्रोग्रेस सस्टेनेबल तो बिल्कुल नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमने अब तक जो चर्चा की है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो शायद आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। स्टीवन पिंकर आगे बताते हैं कि हरित आंदोलन यानी कि ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत से ही इसमें तबाही की असफल भविष्यवाणियों का इतिहास रहा है। जैसे कि साल 1960 में जनसंख्या बम यानी पॉपुलेशन बॉम्ब में पॉल एलिच ने ये चेतावनी दी थी कि साल 1980 तक बड़े पैमाने पर भुखमरी और अकाल की समस्या होगी। दुनिया नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर चल रही थी, इसलिए दुनिया भर में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी आ गई। इस विषय पर स्टीवन पिंकर का फीडबैक काफी प्रैक्टिकल और बारीक है। सबसे पहले वो ग्रीनिज्म की अर्ध धार्मिक विचारधारा यानी कि क्वासी रिलीजियस आइडियोलॉजी और एक पहुंच के बीच फर्क करते हैं। उनके मुताबिक हरितवाद यानी ग्रीनिज्म का सही मतलब लोगों को पर्यावरण के लिए जागृत करना और पर्यावरण का महत्व बताना होना चाहिए। हरितवाद इंसान को उस पुराने समय की पृथ्वी पर एक संकट के रूप में देखता है, जो खुद विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विपरीत है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की मांग करता है। साथ ही इको मॉडर्निज्म उन लाभों पर भी ध्यान देता है जो टेक्नोलॉजी मानवता के लिए बनी हुई है। वहीं इस समस्या को ठीक करने का एक और तरीका है इको टूरिज्म। इको टूरिस्ट वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। हालांकि इसमें नेचुरल जगहों की यात्रा इस तरीके से की जाती है ताकि स्थानीय वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें इस सफर का फायदा हो। इसका एक लक्ष्य ये भी होता है कि इन क्षेत्रों को बिना हानि के भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। अक्सर पर्यावरणीय पर्यटन से मिली रकम का इस्तेमाल बायो कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इससे लोकल निवासी जंगलों में हानिकारक खेती या शिकार छोड़कर पर्यटन सेवाओं में आमदनी कमाने में लायक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पर्यावरण से जुड़ी कुछ खास बातें जो इस किताब के जरिए लेखक स्टीवन पिंकर ने हमें बताई। आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे शांति, सुरक्षा और आतंकवाद की। इस किताब के जरिए लेखक ने हमें बताया कि कैसे छोटी छोटी गलतियों से पर्यावरण को भविष्य के लिए खतरा बनाया जा रहा है। उदाहरण के साथ उन्होंने हमें यह भी समझाने की कोशिश की कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जिंदगी आने वाले समय में आसानी से निकले। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि शांति का एनलाइटनमेंट के साथ कैसा नाता जुड़ा हुआ है। स्टीवन पिंकर की पिछली किताब द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर में उन्होंने हिंसा के खत्म होने की वजहों के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से महाशक्तियों यानी डेवलप्ड देशों के बीच कोई भी जंग देखने को नहीं मिली, और अगर मिली भी तो वो दुनिया के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में घरेलू विवाद थे। तभी तो दुनिया में लड़ाई से होने वाले खून खराबे की तादाद भी अब बहुत कम हो गई है। साथ ही हिंसक गुनाहों में भी अब कमी आने लगी थी। इस विनाश के कम होने की वजह से शिक्षा की उन्नति, वैश्विक वाणिज्य यानी कि ग्लोबल कॉमर्स का फैलाव और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का अस्तित्व में आना माना जाता है। लेकिन आज भी जब हम हर दिन हिंसक मौतों के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मगर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। वहीं आतंकवादी हमले में मरने की तुलना में आजकल ज्यादातर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जैसी हालत दुनिया की आज से 50-100 सालों पहले थी, उस तुलना में आज दुनिया कई ज्यादा सुरक्षित दिखाई देती है।
हालांकि ये आत्महत्या की समस्या अमेरिका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दुनिया में आज सुपर पावर वाले देशों के बीच की जंग भी हुआ नहीं करती। जैसे जैसे उनकी सेनाएं बेहतर बनती गईं और मजबूत होती गईं, लोगों की समझ भी बढ़ती गई और इसलिए युद्ध भी कम होते गए। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े युद्ध को आगे बढ़ाना असंभव है, मगर लोगों की समझ बढ़ने के कारण अब वो ऐसे युद्धों को हर कीमत पर लगभग टालने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज दुनिया के लगभग हर देश में शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिससे लोग समझदार होते जा रहे हैं। लोग जितने समझदार हो रहे हैं, उन्हें उतना ही ये एहसास हो रहा है कि हिंसा किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। इसलिए हिंसा और युद्ध को छोड़कर लोग अब अपनी प्रगति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो शांति हर पश्चिमी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का घोषित लक्ष्य बन गया है, क्योंकि मानव जीवन अब सभी के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो गया है। स्टीवन ने अपनी इस किताब को आज के दौर के लिए एक बहुत जरूरी किताब बताया है। उनके मुताबिक आज जहां चारों ओर फेक न्यूज और मीडिया की हेराफेरी चल रही है, वहां लोगों का एनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है। ये किताब हमें दिखाती है कि सब कुछ उतना बुरा नहीं है जितना शक्तिशाली लोग अपने एजेंडे के लिए हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। अब लोग अपने अपमान का बदला हिंसा से नहीं, ज्ञान से दिया करते हैं। उनके जवाब में अब एक गरिमा होती है जो उन्हें सबसे अलग बना देती है। पिंकर का यह भी मानना है कि सोसाइटी में हिंसा, भेदभाव जैसी बीमारियां इस तरह से फैल जाती हैं जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसे पिंकर गैंग्रीन से जोड़कर देखते हैं, जो जल्द ठीक नहीं होती। गैंग्रीन एक खास तरह की बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों के टिश्यूज खराब होने लगते हैं। इस वजह से वहां एक घाव बन जाता है और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैलता रहता है। वक्त रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आगे जाकर हालत और खराब हो सकती है। ठीक इसी तरह सोसाइटी की बीमारियों को भी वक्त रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। सोसाइटी और मीडिया की किसी भी बात पर यूं ही भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दिखाई या कही गई हर बात सच नहीं होती। इसलिए किसी भी बात का भरोसा करने के लिए उसके आसपास की बातों और दलीलों को जांच लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें। इस विषय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वांटिजेशन के बारे में बात करना भी जरूरी है। जिन लोगों की पढ़ाई साइंस को लेकर हुई है वो जानते ही होंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है, मगर जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वांटा से जुड़े फैक्टर्स को बांटा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीवन पिंकर की इस किताब के साथ क्वांटिजेशन का क्या रिश्ता है भला। पिंकर का इस मामले में कहना है कि हमारी जिंदगी से जुड़े मूल्यों यानी उसूलों को भी इसी तरह से बांटा जाना चाहिए, ताकि इंसानों की हत्याओं के मामले दिन ब दिन कम हो सकें। ऐसा करके हम ह्यूमन ट्रेजिडी को कुछ हद तक रोक पाएंगे। जैसा कि थॉमस हॉब्स ने ये लॉजिक दिया कि अव्यवस्था के क्षेत्र में हिंसा हमेशा बनी रहती है। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई हर किसी का शिकार करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि सरकार के अभाव में हिंसा का खतरा खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ये तो हुई साधारण हिंसा की बात, लेकिन जहां बात हिंसा की हो वहां हम जिस चीज को बिल्कुल नहीं भूल सकते वो है आतंकवाद, जिसे अंग्रेजी में टेररिज्म कहा जाता है। ये शब्द सुनने में जितना आसान और छोटा लगता है, इसका मतलब उतना ही भयानक है। स्टीवन पिंकर इस मामले में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब वो आतंकवाद के बारे में अपनी इस किताब में लिख रहे थे, उन्हें तब भी इस टॉपिक की भयानकता का एहसास हो रहा था। सीधे शब्दों में यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि आतंकवाद किसे कहते हैं। यूं तो अलग अलग लोगों के लिए आतंकवाद की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन हम आज आपको आतंकवाद का सबसे सीधा मतलब बता रहे हैं। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का समूह जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद का एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जो पूरी जीत के लिए मानव दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को कमजोर बनाने के लिए उन्हें डरा रहा है, जिससे वो दोबारा से राष्ट्र पर राज कर सके। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने की जरूरत है। हमें इसे जड़ से खत्म करने के बारे में सोचना होगा।
इंसान के दिमाग से आतंक को हटाने के साथ ही इसके साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए हमें एक मजबूत नीति बनानी होगी। आतंकवाद अपने सकारात्मक परिणामों को पाने के लिए हिंसात्मक तरीका अपनाता है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार विभिन्न आतंकी समूह का नाम पड़ता है। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। वो सोचते हैं कि आतंक हर जगह है, जैसे घर के बाहर, रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में जाने से वो घबराते हैं। लोगों के दिमाग पर राज करने के साथ ही अपने बुरे कर्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक जनसंख्या के खास क्षेत्रों के तहत आतंकवादी अपने आतंक को फैलाना चाहते हैं। आतंकवाद के कुछ हालिया उदाहरण अमेरिका का 9/11 और भारत का 26/11 हमला है। इसने इंसानों के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। ये एक ऐसी चोट है जिसके घाव शायद हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। अब यहाँ एक सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, और वो ये कि क्या आतंकवाद से बाहर देश का होता है? क्या बाहर देश के कुछ हमलावर हमारे देश पर हमला करें तो उसे ही आतंकवाद कहा जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देश के अंदर जिस तरह के भयानक हादसे आजकल देखने को मिलते हैं, उससे इतना तो साफ है कि आतंकवाद सिर्फ देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी पाया जाता है। साल 2016 में अमेरिका में टेररिज्म यानी आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया, और वो चेहरा था ISIS का। इस गुट के भयानक कारनामों से तो आज पूरी दुनिया का शायद कोई भी हिस्सा अनजान नहीं होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब एक देश में हमला कर रहे ISIS के ग्रुप में उसी देश के नौजवान जा मिलते हैं। किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात शायद ही कुछ और होगी। स्टीवन पिंकर आतंकवाद को एक वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन एक मामूली खतरा, लड़ाई या दुर्घटनाओं की तुलना में वो इसमें बहुत कम जीवन होने का दावा करते हैं। इसका मतलब उनका मानना है कि आतंकवादियों का आतंक एक वक्त के बाद बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो इससे जुड़ी जांच का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आतंकवादी लंबे समय तक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे रहें। जब उन्हें लगता है कि उनका लक्ष्य मुश्किल है, तब वो अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। लेखक स्टीवन पिंकर उदाहरण के लिए AI अधीक्षण यानी AI सुपरिटेंडेंस का खतरा या एक सिविलाइजेशन का खत्म होना, बायो और साइबर आतंकवादी हमले के खतरे के बारे में बात करते हैं। इस चेतावनी के साथ कि हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पिंकर ने यह हल निकाला है कि ये सभी वास्तविक खतरे हैं जिनमें कुछ नुकसान जरूर संभव है, लेकिन मरा हुआ होने का खतरा बहुत कम है। मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा वो कहते हैं कि परमाणु युद्ध है, जिसके लिए वो निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की झुकाव को जारी रखने की सिफारिश करते हैं। साथ ही पिंकर AI सुरक्षा या बायो टेररिज्म के खिलाफ हो रहे प्रोग्राम्स की अनदेखी न करने की सिफारिश भी करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ओवर हाइपरिंग खतरों का एक सचमुच में बहुत बड़ा खतरा है और ये सीमित रिसोर्सेज के गलत विभाजन का कारण बन सकता है। साथ ही ये जनता से निराशा पैदा कर सकता है, जो ये परिणाम निकालते हैं कि दुनिया की उनके जीवन काल के रहते खत्म हो जाने की पूरी संभावना है। आइए इस बारे में जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। लोकतंत्र हमेशा की तरह ये जानने का एकमात्र तरीका है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। हालांकि ये परिभाषा आम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए यहां हम आपको आसान शब्दों में बताने आए हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि किसी भी देश या गणराज्य की जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार होती है। ये सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार होता है कि वो अपना मनपसंद दावेदार चुन सकें। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है और शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने खोज करके ये नतीजा निकाला है कि ज्यादातर लोगों का मानना यह होता है कि उनके वोटों से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए वो राजनीति यानी पॉलिटिक्स के बारे में और जानने, साथ ही अपने वोटों को असरदार बनाने के लिए काम, परिवार और छुट्टियों को प्रायोरिटी देते हैं। वो वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। वो उन उम्मीदवारों को वोट देते हैं
जो उन्हें लगता है कि उनके ही जैसे हैं और अपनी तरह के लोगों के लिए खड़े हैं। किसी भी राज्य की रूलिंग पार्टी अपोजिशन यानी विपक्ष को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देते। इसके लिए उन्हें चाहे कितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, फिर चाहे वो नकली विपक्षी दलों को इस्टेब्लिश करना हो या मीडिया का इस्तेमाल, अपनी सत्ता को बनाए रखने की हर कोशिश वो करते ही रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रूलिंग पार्टी चुनावी नियमों में हेरफेर करते हैं और खुद चुनावों को टालते भी हैं। ऐसे में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के इस गंदे चेहरे को देख लेने के बाद लोगों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करें और क्या नहीं। किसी भी देश का लोकतंत्र इस बात से तय नहीं होता कि वहां की रूलिंग पार्टी कौन सी है या वहां के लोगों के पास कितना पैसा है। देश का असली लोकतंत्र इस बात से तय होता है कि वहां क्राइम कितना कम है, लोगों की आपस में कितनी अच्छी बनती है और वो कितने कामयाब हैं। क्योंकि अराजकता यानी शासन की कमी अत्याचार से भी ज्यादा नुकसानदायी होती है। इस बारे में यूनाइटेड नेशंस के क्रिस्टोफर हेंस का भी यही कहना है कि जिस तरह से देशों के हालात हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो अलग से फांसी की सजा का कोई मोल नहीं रह जाएगा। हर तरफ से सफल देश होने के बावजूद भी हत्या, सुसाइड और हेल्थ से जुड़ी कई मुश्किलों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, वो काफी सारे लोकतंत्रों में पिछड़ा हुआ है। यह केवल एनलाइटनमेंट की वजह से हुआ है कि मौत की सजा को लेकर लोगों ने जोरदार लॉजिक देना शुरू किया। एक लॉजिक ये था कि अगर किसी देश का कोर्ट ही हिंसा से जुड़ी सजा सुनाएगा तो उस देश के लोगों पर उसका कैसा असर पड़ेगा। एक और लॉजिक ये था कि मौत की सजा को हटाकर एक ऐसी सजा का इंतजाम किया जाना चाहिए जिसमें क्रूरता कम हो और इंसान कुछ अच्छा सीखे भी। ठीक इसी तरह की चिंता एक और घिनौनी हिंसा को लेकर भी की जानी चाहिए, और वो है रेप यानी बलात्कार। बलात्कार पर हर दिन जो खबरों की बाढ़ आती रहती है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी भी देश में महिलाओं के लिए एक भी सुरक्षित जगह नहीं रह गई है, या फिर क्या वक्त के साथ महिलाओं के साथ हो रही हिंसा की घटना बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो ये एक बेहद बुरी बात है। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि अब लोग हिंसा की ज्यादा परवाह करते हुए इसे कम करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की कर रहे हैं तो ऐसे में एक और चीज जिसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है वो है इक्वल राइट्स, यानी हर किसी का समान अधिकार। ऐसा हमेशा देखने या सुनने को मिल जाता है जहां एक जाति या एक दर्जे के लोग अपने से नीचे के लोगों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर देश डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहां भेदभाव क्यों होना चाहिए, और अगर भेदभाव है भी तो वहां के लोग कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे, इतना तो तय है। इसके बाद आती है बात खुशियों की बारी की। जी हाँ दोस्तों, इंसान की खुशियां कहीं ना कहीं देश की डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश सुरक्षित नहीं होगा, लोगों के लिए शांति से रहने की जगह नहीं होगी, तो भला कौन सा इंसान खुश रह पाएगा। इसलिए इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो एक खुशहाल देश में हो। हालांकि लोगों की खुशियां इसके अलावा भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा कि आज लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, कुछ नहीं तो घर पर ही उनके साथ वक्त बिताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी को जीवन में खुशी चाहिए, और ये खुशी उन्हें सिर्फ काम करने से तो नहीं मिल सकती। इसलिए खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन खुशियों की भी अपनी एक कीमत होती है। खुशियां आपको यूं ही नहीं मिल जाती। कई बार खुशियां पाने के चक्कर में लोग कई ऐसे काम कर जाते हैं जिससे उन्हें खुशियों की जगह दुख का सामना करना पड़ता है। बच्चों को लगता है माँ बाप की कैद से आज़ादी में ही उनकी खुशी है। ड्रग एडिक्ट्स को लगता है कि ड्रग्स लेने में ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं ना। तो खुशियों को कोई भी साइंटिस्ट किसी भी तरह से बांध नहीं सकता, क्योंकि खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। इंसान जिसमें अपनी खुशी समझता है वो कभी कभी खुशी का कारण होती ही नहीं। इसलिए ऐसी चीजों और सोच से हमें बचना चाहिए। खुशियों को एक्चुअली कोई भी तब माप पाएगा जब उसकी पूरी जिंदगी एक प्योर फीलिंग के साथ गुजरेगी। इस बात का कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि कल्चर की नजर से देखा जाए तो सबसे महान युग कौन सा था, क्योंकि इसका जवाब हम सब जानते हैं। आज जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं उसकी सुविधा या आज़ादी कुछ भी इससे पहले कहाँ थी। आज हमारे पास क्रिएटिविटी का अलग लेवल मौजूद है जिससे हम किसी भी काम को एक नया रूप दे सकते हैं। आज हमारी काबिलियत हमारी उंगलियों तक आ पहुंची है।
जैसा इससे पहले की सदियों में शायद ही किसी ने महसूस किया होगा। कुछ लोग जहां अपने आज में जीते हैं, वहीं मतलब से भरे हुए जीवन वालों के पास अपने अतीत और भविष्य की योजना के बारे में एक कहानी होती है। सुखी लेकिन एक ऐसा जीवन जीने वाले लोग जिनके इस जीवन का शायद ही कोई मकसद, कोई मतलब है। उनसे ऐसे लोग बेहतर होते हैं जिनका जीवन सुखी ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें मेहनत करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश यानी कि एक डेमोक्रेटिक देश अपने लोगों को बेहतर तरीके से जीने की आज़ादी देता है। इसमें लेखक स्टीवन पिंकर ने कई उदाहरणों के साथ हमें यह भी समझाने की कोशिश की है कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होना कितना जरूरी है। आइए इस बारे में थोड़ी और चर्चा के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे अच्छी और काम की चीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो है साइंस यानी विज्ञान, जिसने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। जिंदगी की हर फील्ड में हमने सक्सेस हासिल की है। किसकी मदद से? साइंस की मदद से। आर्ट हो या म्यूजिक या फिर लिटरेचर, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसके साथ साइंस ना जुड़ी हुई हो। दिमाग और एक्सपीरियंस से बनता है साइंस, और ये वही साइंस है जो हमें अलग अलग चीजें सिखा जाती है। तो भले ही फिजिक्स के नियम हो, हमें कितने ही बोरिंग ये क्यों न लगे, उन्हीं नियमों से हमारी जिंदगी बनी है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। इंसानों और इंसानियत पर डाली गई एक हल्की सी रोशनी ही साइंस है। अगर साइंटिफिक खोज नहीं होती तो कहाँ हमारा इनलाइटनमेंट संभव हो पाता। जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला, तब भी साइंस की ही वजह से हमने ये जाना कि हमारे शरीर में इस नाम का भी कुछ पाया जाता है जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। क्या कभी उन दोनों ने यह भी सोचा होगा कि एक 38,000 साल पुराने निएंडरथल की स्पीशीज का एक टुकड़ा हमारी भाषा तय करेगा? कभी नहीं। साइंस हमारे एंटरटेनमेंट में एक अहम किरदार निभाता है। पिछले के जमाने के जो भी अच्छे थिंकर्स थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि उनकी हर मुश्किल का हल कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ा हुआ है। पहले ब्रेन की मैपिंग नहीं हो पाती थी, तो साइंस की मदद से 3D मैपिंग की शुरुआत हो गई। ये सब साइंस का ही तो चमत्कार है। इसके अलावा साइंस ने ही इंसानों को और उनकी दुनिया को अलग अलग बेहतरीन नज़ारे दिखाए जो यूं ही मुमकिन नहीं था। ट्रॉपिकल इलाकों के नज़ारे हों या फिर आकाश की गैलेक्सीज के नज़ारे, ये सब साइंस की ही वजह से मुमकिन हो पाया है। वहीं अगर बीमारियों की बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो लोगों की मौत का कारण बनता था, आज दुनिया से साइंस ने लगभग उखाड़ी फेंका है। अब आप ही बताइए कि क्या ये साइंस के बिना हो पाता? अगर हम आपसे कहें कि हमारी स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। साइंस ने जो भी खोजें की हैं और जिन भी बातों की देन हमें दी है, वो ये साफ करती हैं कि हमारा समाज ऐसे ही नहीं बन गया। छोटे छोटे स्टेप से जाकर ही इतनी बड़ी दुनिया बनी है। एग्रीकल्चर हो या गवर्नमेंट, हर क्षेत्र में साइंस की वजह से बहुत बड़े लेवल पर तरक्की हुई है। लेकिन क्या साइंस अकेले ही प्रोग्रेस कर सकता है या उसे किसी के साथ की जरूरत होती है? इसका जवाब है होती है, क्योंकि नेचर का नियम तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें इंसानियत शामिल ना हो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जो नेचर के नियमों के बाहर हो और आसानी से मिल जाए। इसके लिए नॉलेज यानी ज्ञान की जरूरत होती है। तभी तो किसी भी तरह की प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है जब तक साइंस और इंसानियत यानी ह्यूमनिज्म एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। इंसानियत और इंसानों की प्रोग्रेस के लिए उन्हें चंद चीजों तक पहुंचने की जरूरत होती है। इनमें जिंदगी, सेहत, खुशी, आजादी, नॉलेज यानी ज्ञान, प्यार और एक्सपीरियंस शामिल हैं। इन सब को मिलाकर ही तो बनता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म एक शब्द नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। साइंस को इंसानियत से मिलाने का आंदोलन है। इस मामले में 3 बातें कही जाती हैं जिन्हें कुल मिलाकर द ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। इनके अनुसार नॉलेज यानी ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के जरिए पाया जा सकता है। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो हमें साइंस से मिल जाती है। दूसरा ये कि इंसान नेचर का एक बेहद अहम हिस्सा होते हैं और उनमें बदलाव कभी नहीं आता। जैसी जिंदगी उनको मिलती है वो उसे वैसे ही काटने को तैयार हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक इच्छा रह जाती है
कि काश उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती तो कितना अच्छा होता। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन इंसान के एथिकल वैल्यूज के साथ भी साइंस का एक गहरा रिश्ता होता है। इसके अलावा इंसानों के लिए रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। इंसान अगर रिश्ते बनाता है तो उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपने और समाज की भलाई के लिए बिना कहे ही काम करने को तैयार हो जाता है। हालांकि कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपस में विरोधी मूल्यों से आते हैं और अपरिवर्तनीय यानी ना बदले जाने वाले हो सकते हैं, और कई अलग अलग तरीकों से होने पर भी निर्भर होते हैं। इस मैनिफेस्टो का यह भी मानना है कि समाज की भलाई के लिए काम करने से एक इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। चाहे समाज का व्यवहार आपके साथ कैसा भी हो, आपको हमेशा उसकी भलाई के लिए ही सोचना चाहिए। कभी भी इस मामले में कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके समाज की खुशी के साथ जुड़ी हुई है। ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन के लोगों का भी यही मानना था कि ह्यूमनिज्म के उसूलों की कोई कैटेगरी नहीं होती। उन्हें ये बात तब समझ में आई थी जब उनका सामना पहली बार ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट से हुआ। अब यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि आखिर ह्यूमनिज्म कहते किसे हैं। मानववाद या मनुष्यवाद, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहा जाता है, उसे फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्यों के मूल्यों और उनसे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है। अक्सर ह्यूमनिज्म में धर्म से जुड़े व्यूज और अलौकिक विचार पद्धतियों को हीन समझा जाता है और तर्क शक्ति, न्यायिक सिद्धांतों और आचार नीति यानी एथिक्स पर जोर दिया जाता है। मानववाद यानी ह्यूमनिज्म की एक ब्रांच धार्मिक मानववाद नाम की शाखा भी है, जो धार्मिक विचारों को मानववाद में जगह देने की कोशिश करती है। चलिए दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम आम शब्दों में अमेरिका कहते हैं, वहां की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी इनलाइटनमेंट की आंच पहुंच गई थी। ह्यूमनिज्म में भगवान और आत्माओं को कोई जगह नहीं मिली हुई थी। ये पूरा सिलसिला ही काफी प्रैक्टिकल था। इसलिए कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म के कई हिस्से इससे खुश नहीं थे। क्या आप जानते हैं कन्फ्यूशियनिज्म किस धर्म को कहा जाता है? दरअसल कन्फ्यूशियनिज्म कोई धर्म नहीं, ये चीन का ही एक मत है, जिसके लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में पर्सनल एथिक्स का होना और मॉरलिटी का होना ही एक तरह से भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। इसे रू क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। इतिहास भी इस बात की गवाह है कि जब बहुत सारे कल्चर्स एक साथ आते हैं तो उनका कदम अपने आप ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़ने लगता है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही मानना है। साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सभी विद्वानों यानी इंटेलेक्चुअल लोगों से एक सवाल पूछा। इन विद्वानों में जैक्स मैरिटिन, मोहनदास करमचंद गांधी, अल्डस हक्सले, हेरोल्ड लस्की, क्विंची राइट और पीरे टाइहार्ड डी चार्डिन जैसे नाम मौजूद थे। इसके साथ ही इसमें कई मुस्लिम और कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स भी शामिल थे। उनसे पूछा गया कि ह्यूमन राइट्स के कौन से पहलू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में डाले जाने चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो काफी दिलचस्प किस्सा था। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें इतना दिलचस्प क्या था, तो वो ये है कि इन सारे लोगों के जवाब लगभग एक ही थे। यहाँ आपको ये बता देते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने जनता के लिए तैयार किया था। इसमें एक आम आदमी के ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं। इसे बनाने में 2 साल से भी कम वक्त लगा था और इसका पूरा क्रेडिट एलेनोर रूज़वेल्ट को जाता है, जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार से मतलब उन मौलिक अधिकारों और आज़ादी से है जिसके सभी इंसान हकदार हैं। इन्हीं अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 1950 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में ऐलान के साथ इस दिन की शुरुआत हुई। 1948 में 10 दिसंबर को ही यूएन ने मानव अधिकारों पर एक डिक्लेरेशन जारी किया था जो आम इंसान के अधिकारों के बारे में बताता है। यहाँ हम इस डिक्लेरेशन में जारी उन 30 अधिकारों के बारे में ही बताने जा रहे हैं जिनसे अक्सर लोग अनजान होते हैं। सभी इंसान गरिमा और अधिकार के मामले में स्वतंत्र और बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं है, इसलिए उन्हें एक जैसा सम्मान मिलना ही चाहिए।
हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी तरह के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता, संपत्ति, समाज जैसी बातों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर इंसान के पास जीवन भर आजादी और सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी तरह की गुलामी या दास्ता से एक इंसान को आजादी मिलने का अधिकार होता है। यातना, प्रताड़ना और क्रूरता जैसे किसी भी अत्याचार से आजादी का अधिकार। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। कानून के सामने सभी को समान संरक्षण यानी बचाव का अधिकार है। किसी भी अधिकार का हनन यानी अतिक्रमण होने पर इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश से निष्कासित न किया जा सके। एक स्वतंत्र अदालत के जरिए निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। अदालत की ओर से दोषी करार न होने तक व्यक्ति को निर्दोष होने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के घर, परिवार, एकाकीपन और पत्र व्यवहार में निजता का अधिकार, उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। अपने देश में यात्रा की आजादी के साथ ही दूसरे देश में आने जाने का अधिकार, किसी भी दूसरे देश में शरण मांगने का अधिकार, राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार, जाति, राष्ट्रीय, धर्म की रुकावटों से दूर शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार, साथ ही शादी के बाद भी महिला और पुरुष में समानता का अधिकार, हर इंसान को संपत्ति रखने का अधिकार, किसी भी विचार और धर्म को अपनाने की आजादी का अधिकार, हर इंसान को विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है। साथ ही जानकारी हासिल करने का अधिकार है। संगठन बनाने, संस्था का सदस्य बनने और सभा करने का अधिकार, सरकार बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लेने और सरकार चुनने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान भुगतान का अधिकार हासिल है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन में शामिल होने और उनके निर्माण का भी अधिकार हासिल है। काम करने के तय घंटे, भुगतान और छुट्टियों का अधिकार, इंसान को भोजन, मकान, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और जरूरी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हासिल है। इसके साथ ही अच्छे जीवन स्तर के साथ अपनी और अपने परिवार के जीने का अधिकार भी हासिल है। हर इंसान को शिक्षा का अधिकार हासिल है। वही प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। हर इंसान को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। हर इंसान को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है जो ये सुनिश्चित करे कि इस घोषणा पत्र का पालन हो सके। हर इंसान की समुदाय के प्रति जवाबदेही है जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। इस घोषणा पत्र में शामिल किसी बात की ऐसी व्याख्या ना हो जिससे ये आभास मिले कि कोई राष्ट्र, व्यक्ति या गुट किसी ऐसे काम में शामिल हो सकता है जिसका मकसद किसी स्वतंत्रता या अधिकार का हनन करना हो। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे लिए ऐसे कितने सारे अधिकार बने हुए हैं जो एनलाइटनमेंट में हमारी मदद करते हुए हमें आगे बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में आज भी लोग गरीबी, हिंसा और युद्ध से पीड़ित हैं, और जब हम उनकी तुलना अतीत में हुई घटनाओं से करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले की तुलना में आज उनकी तादाद बहुत हद तक कम हो रही है। जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ रहा है, हम युद्ध, गरीबी और बीमारियों को रोकने के उद्देश्य में प्रोग्रेस करते हुए एक खुशी महसूस कर रहे हैं। जब भ्रम, गलतफहमी और इनटॉलरेंस जैसी चीजों का समर्थन करना हमने रोक दिया, तब से दुनिया पहले की तुलना में और भी ज्यादा डेवलपिंग होती जा रही है। ऐसे में एनलाइटनमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी फिलहाल दुनिया को बहुत जरूरत है। ये इंसानों की उस सोच और उसूलों की सुरक्षा करती है जिन्होंने मिलकर आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है और खुद उस दुनिया की भी रक्षा की है। इसके हर शब्द भले ही सहमति के लायक नहीं है, लेकिन इसके विषय और मतलब पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये किताब हमें दुनिया के बारे में बहुत सारी जरूरी जानकारियां देती है। पिंकर मानते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत की बहुत कमी है, वो इंसानियत जो लोगों को बढ़ने और सफल बनने में मदद करती है। हालांकि बहुत लोग इस खबर से चिंता में पड़ जाते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन क्या वो लोग कभी ये सोचते हैं कि अगर दुनिया खत्म ही होने वाली है तो लोग पहले को तुलना में हेल्दी और खुश कैसे नजर आ रहे हैं? फिर तो उन्हें बीमार और डिप्रेस्ड दिखना चाहिए।
स्टीवन पिंकर भी अपनी इस किताब के जरिए लोगों की इसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि इस मामले में लोगों को इनलाइटनमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें यह समझना होगा कि साइंस और रीज़न की मदद से वो खुश और तरोताज़ा रह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिमाग से बुरी सोच को बाहर निकालना होगा। दोस्तों, इस किताब पर चर्चा करते हुए पिंकर ने हर एक टॉपिक के साथ एनलाइटनमेंट को जोड़कर देखा है, फिर चाहे वो ट्राइबलिज्म हो या फिर डीमोनेटाइजेशन। हर एक मामले में कैसे इंसान खुद को एनलाइटन करते हुए अपनी मुश्किलों का हल कर सकता है, ये उन्होंने साफ साफ बताया है। एनलाइटनमेंट अब लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, उनकी जिंदगी को सही ट्रैक पर रखने का एक जरिया है। इस किताब के लेखक स्टीवन पिंकर कैनेडियन अमेरिकन के एक साइकोलॉजिस्ट और मशहूर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पॉपुलर साइंस के टर्म का परिचय लोगों से करवाया था। उन्होंने साइंस को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर लोगों की जिंदगी को हमेशा आसान करने की कोशिश की है। यह किताब भी इसी बात का एक उदाहरण ही है। उन्होंने कई विषयों पर रिसर्च कंडक्ट की हैं और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम और द न्यू रिपब्लिक जैसे मशहूर पब्लिकेशन हाउसेस के लिए लिखा भी है। तो अगर आप भी साइंस, रीजन और ह्यूमनिज्म का एक मिला जुला तड़का पाना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे साइंस के साथ इन तीनों के मेल से आपको अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका मिलेगा, तो आपको इस किताब पर चर्चा को जरूर सुनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपकी थोड़ी सी मदद तो जरूर होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो ऐसी और भी कई दिलचस्प किताबों की चर्चा